हेलो, हाँ, ओके ओके ओके। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज आप लोगों का जो क्लास हो रहा है वह क्लास केमिस्ट्री का 11th का क्लास है, जो जिसके अंतर्गत आज आप लोग आज आप लोग कार्बनिक यौगिकों का नामाकरण चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग इसका नामाकरण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार तय करेगा। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस यहीं से तय होगा। वैसे इसके बारे में आप पढ़ चुके भी हैं। ये कार्बनिक यौगिकों के नामाकरण के अंतर्गत आपको इस बात को जानना है कि इसमें नामाकरण के प्रकार कितने हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण नाम है, दूसरा IUPAC पद्धति है। साधारण नाम रियल में क्या होता है कि ये नाम आपस में बदलते रहते हैं, हर जगह की अपना कुछ स्थानीय नाम होता है। लेकिन इसका जो नामाकरण किया गया वह कार्बनिक यौगिक के जो स्रोत हैं, कार्बनिक यौगिक के प्राप्ति के स्रोत के आधार पर, प्राप्ति के स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर इसका नामाकरण किया गया। स्रोत के आधार पर इसका नामाकरण किया गया। अब आपको ये जानना होगा, स्रोत के आधार पर नामाकरण किया गया, आपको ये जानना पड़ेगा कि स्रोत के आधार पर जो नामाकरण किया गया, अर्थात हर जगह का जो हर देशों की भाषा अलग थी, नामाकरण में समस्या उत्पन्न होने लगी, कई तरह की समस्याएं आई। जैसे मैं बताऊं, लाल चीटी को ग्रीक भाषा में फॉर्मिकस कहा जाता है। फॉर्मिकस कहा जाता है। और हाँ, लाल चींटी को ग्रीक भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मिकस। ग्रीक भाषा में हम लोग उसे क्या कहते हैं? फॉर्मिकस। फॉर्मिक अम्ल, ये जो आपका जान रहे हैं फॉर्मिक अम्ल, ये कौन अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में प्राप्त हुआ। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में प्राप्त हुआ, लाल चींटी में प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम लाल चींटी में प्राप्त हुआ, इसलिए इसे इसका नाम फॉर्मिक अम्ल पड़ा। इसका नाम फॉर्मिक अम्ल पड़ा। फॉर्मिक अम्ल पड़ा। जैसे उदाहरण आपके पास आ गया, इस तरह के कई उदाहरण भी आपको मिलेंगे। उदाहरण नंबर 2 में हम लोग आते हैं। जैसे मूत्र में यूरिया पाया जाता है। मूत्र में आप जानते हैं, मूत्र में यूरिया पाया जाता है, इससे इसका नामकरण हुआ। मूत्र में यूरिया पाया जाता है, इससे इसका नामकरण हुआ।
इससे इसका क्या हुआ, नामाकरण हुआ। अब आपको ये इस तरह से, अब रही बात की ये जो साधारण नाम आया, अब हमें ये जानना है कि हमें आईयूपीएसी पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें साधारण नाम से काम क्यों नहीं चला। जैसे फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल आपने पढ़ा होगा। अब आपको ये जानना होगा मैं अब इस तरह से हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जरूरत ये था कि ये साधारण नाम थे, इसका कोई बनाने का या बनाने की कोई विधियां नहीं थी, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड थे, उसका नामकरण करना मुश्किल हो रहा था। इसके लिए एक नई पद्धति को लोगों ने, वैज्ञानिकों ने 1967 ईस्वी में, याद रखना होगा, वैज्ञानिकों ने 1967 ईस्वी में एक पद्धति का, 1967 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय रसायन शास्त्रियों रसायन शास्त्रियों 1967 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें रसायन के वैज्ञानिकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, 2 मिनट रुक जाइए। एक अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। कब हुआ, 1967 ईस्वी में हुआ। विश्व के वैज्ञानिकों ने विश्व के वैज्ञानिकों ने कार्बनिक यौगिक के नामकरण के लिए कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए आईयूपीएसी पद्धति विकसित किया। अब पूछा जाएगा कि यह पद्धति कब विकसित हुई, विकसित किया गया। एक पद्धति को जो है यह विकसित कब किया गया, 1967 ईस्वी में। याद रखना पड़ेगा आपको, इस पद्धति को जो विकसित किया गया, ये पद्धति जो है आपका विकसित किया गया। अब रही बात समझिए इसको डिटेल, हम लोग इसको समझते हैं। आईयूपीएसी पद्धति कब विकसित हुआ, 1967 ईस्वी में। विश्व के वैज्ञानिकों ने, रसायन के वैज्ञानिकों ने कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण कैसे किया जाए, कार्बनिक यौगिक के नामकरण करने के लिए उन्होंने क्या किया, नामकरण के लिए एक पद्धति विकसित किया। इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन, आई से हो गया इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से क्या हुआ प्योर, एंड ए से अप्लाइड केमिस्ट सिस्टम। अब आपको ये जानना होगा कि ये पद्धति अभी सारी दुनिया में जितने भी हम लोग नामकरण करेंगे उसमें आईयूपीएसी पद्धति का हम लोग प्रयोग करते हैं। और आईयूपीएसी पद्धति जो है पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इसकी मान्यता दे रखी है, सभी देश इसका फॉलो कर रहा है। अब रही बात कि इसकी पद्धति का नामकरण कैसे किया जाए, क्योंकि जब तक किसी का आप नाम जानेंगे नहीं उसके गुण के बारे में आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिक के नामकरण करने की प्रक्रिया विकसित की गई है। इसके अनुसार नामकरण का जो है
आईयूपीएसी के अनुसार जो नामाकरण किया गया है, आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार इसका जो नामाकरण किया गया है, के अनुसार इसका क्या है, नामाकरण किया गया है। नामाकरण को जो है 3 भागों में बांटा गया है। नामाकरण को 3 भागों में बांटा गया है। अब आपको रही बात कि 3 भागों में बांटा गया है, क्या बांटा गया समझिए, हम लोग समझते हैं। इसके अंतर्गत जो हम नामाकरण करेंगे, ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। मैं एक एक चीज क्लियर कर देता हूं। सारा कंसेप्ट, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन सारे कंसेप्ट नेट एंड क्लीन होंगे, लेकिन परंतु समाप्त। ये नामाकरण की जो पद्धतियां हैं, नामाकरण के 3 भाग है, पहले समझिए। पहला का नाम है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न कहो इसको, पूर्व लग्न, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। यहां पढ़ना होगा रूट वर्ड। कुछ दिन में बाद आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में मिलना शुरू हो जाएगा। मूल शब्द। वैसे मैं तुमको ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग क्या करें, क्योंकि नामाकरण जो अंग्रेजी में ज्यादा अच्छा रहेगा। अब रही बात, ये पूर्व लग्न के जो है 2 पार्ट हैं। पूर्व लग्न के 2 पार्ट होंगे। अब आपको ये जानना होगा, ये होगा 2 डिग्री, हम लोग जानते हो 2 डिग्री, और ये पहला कौन हो गया 1 डिग्री। और इसके भी 2 पार्ट होंगे। पहले हम लोग लिखेंगे कौन, इसका पहले जो लिखेंगे वो होगा 1 डिग्री, और यहां लिखेंगे 2 डिग्री। अगर आपसे पूछेगा कि 2 डिग्री का क्या मतलब होता है, तो 2 डिग्री का सीधा मतलब है, 2 डिग्री का सीधा मतलब है कि आपको पूर्व लग्न का 2 डिग्री पूर्व लग्न, और इसका हुआ 1 डिग्री पूर्व लग्न। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक अनुलग्न का मतलब हुआ जो बाद में आएगा। रूट वर्ड से जो पहले आएगा वो पूर्व लग्न होगा, जो रूट वर्ड के बाद आएगा वह क्या होगा, अनुलग्न होगा। इस तरह मैंने जो पढ़ा, एक बार इसको समराइज कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग पढ़े थे आज जो है कार्बनिक यौगिक का नामाकरण, कई दिनों तक लगातार चलेगा, जो आप लोग का पूरा बेसिक कंसेप्ट नीट एंड क्लीन कर देगा। लेकिन परंतु कुछ नहीं रहेगा। नामाकरण के प्रकार है, साधारण नाम है जो कार्बनिक यौगिक की प्राप्ति के स्रोत के आधार पर नामाकरण किया गया है। जैसे कि लाल चींटी को ग्रीक भाषा में फॉर्मिकस कहा जाता है, और फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट टॉपिक है मूत्र में यूरिया पाया जाता है। मीथेन का भी नामाकरण उसी तरह किया गया है सारे यौगिकों का। जैसे पढ़ोगे एसिटिक अम्ल है जो अचार में पाया जाता है, ये जो पढ़े हो 10th क्लास में, उस सब का भी नामाकरण इस तरह किया गया है। अब यहां पर एक पद्धति आया जिसको सारी दुनिया फॉलो कर रही है, वैज्ञानिकों ने, कौन वैज्ञानिक, तो रसायन के वैज्ञानिकों ने आईयूपीएसी पद्धति विकसित किया गया है। और ये पद्धति के अनुसार नामाकरण को 3 भाग में बांटा गया है। एक एक करके हम सारे टॉपिक को स्टडी करेंगे, तो फिर आप लोगों को नाम लिखने का, इसका कार्बनिक यौगिक का नामाकरण आप लोगों को हम अच्छे ढंग से क्या करेंगे, सिखाएंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक में आएगा कि हम लोग रूट वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। रूट वर्ड को हम लोग कैसे लिखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कि रूट वर्ड के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब आइए रूट वर्ड मतलब हुआ मूल शब्द। ये रही बात रूट वर्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं, मूल शब्द। रूट वर्ड का मतलब हुआ बच्चों मूल शब्द। तो रूट वर्ड का जो मूल शब्द हुआ, उसमें आपको क्या ध्यान देना है, देखो जो आप पढ़ चुके होंगे, क्या है मूल शब्द, इसकी एक छोटी परिभाषा मैं लिख रहा हूं। एक एक वर्ड समझेंगे आप लोग। कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी संभव श्रृंखला। आप इसको समझेंगे मैंने क्या लिखा, बढ़िया इसको केयर करेंगे आप लोग। केयर क्या करना है, देखो मूल शब्द कार्बनिक परमाणुओं की सबसे लंबी संभव श्रृंखला के परमाणुओं की संख्या, श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या।
अब रही बात कि अब मैं आपको इसको डिटेल समझाऊंगा, यह बेस तय करेगा। एक एक चीज नेट एंड क्लीन रखेंगे तो आप लोग अच्छा रहेगा। अब देखिए, कार्बन परमाणुओं के सबसे लंबी संभव श्रृंखलाएं को कार्बन परमाणु की श्रृंखलाएं के कार्बन परमाणु की संख्या। अब रही बात, थोड़ा इसको और हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप पढ़े होंगे यहां हुआ C1 लिखा रहता है, इसमें कार्बन की संख्या कितना हुआ 1। कार्बन की संख्या कितने हो गए, वो कार्बन की जो संख्या हो गई, यहां जो है कार्बन की संख्या हो, कितने कार्बन हुए इसमें बताया आपको। C1 का मतलब हुआ कार्बन की संख्या एक कार्बन है। कितने कार्बन है बच्चों मेरे, एक कार्बन है। अब रही बात देखो कार्बन संख्या, तो इसको हम लोग जो है ना रूट वर्ड रियल में क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। उस समय वही देश डेवलप्ड था, सब लोग उसके फॉलो कर रहे थे, ये ग्रीक शब्द है। अब इसका नाम हुआ मेथ। हम लोग एक रहेगा तो क्या नाम लिखेंगे इसको, मेथ। एक नंबर रहेगा तो इसको हम लोग क्या नाम लिखेंगे, मेथ। अगर C2 लिखा है मतलब 2 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एथ। C2 है तो क्या लिखेंगे, एथ। बात समझ में आया। अगर यहां C2 लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एथ। अगर एक बात और ध्यान रखनी है, अगर C3 है मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ, कार्बन की संख्या 3 हुआ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में, प्रोप। क्या नाम पड़ेगा इसको, प्रोप। 3 संख्या है तो क्या नाम पढ़ने जा रहा है बच्चों, प्रोप। अगर C4 है मतलब 4 संख्या है, प्रोप के बाद हम लोग क्या पढ़े, ब्यूट। 4 कार्बन रहेगा तो क्या नाम पड़ेगा उसका, ब्यूट। और ये नाम हमेशा रहेगा, इस नाम में चेंजिंग नहीं होगा। कोई भी नाम इसके आगे पीछे जुड़ेगा लेकिन इसका रूट वर्ड चेंजिंग कभी नहीं होगा। ब्यूटेन होगा, ब्यूटिक अम्ल होगा, ब्यूटाइल अल्कोहल होगा, ब्यूटीन होगा, लेकिन ब्यूट जरूर रहेगा। ब्यूट जब भी रहेगा तो समझ जाना कि कार्बन की संख्या 4 है। कितनी संख्या है, कार्बन कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, हमेशा रहेगा। फिर आपके पास C5 है हुआ मतलब कार्बन संख्या 5, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, पेंट। अगर कार्बन संख्या 6 तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बताया आपको, हेक्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हेक्स। अगर कार्बन की संख्या 7 रहेगा, अगर कार्बन संख्या 7 है तो आप पढ़ सकते हैं, कार्बन की संख्या अगर 7 है तो आप पढ़ सकते हैं इसको, कार्बन की संख्या 7 है तो हेक्स के बाद क्या पढ़ सकते हैं, हेप्ट। क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, हेप्ट। कार्बन की संख्या 7 है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, हेप्ट। आने वाला समय आपका इस सब का अति मिल जाएगा, कंपोजिंग किया जाएगा, हेप्ट। अगर C8 है मतलब कार्बन संख्या 8 हुआ तो क्या पढ़े होंगे, ऑक्ट। क्या पढ़ोगे बाबू, ऑक्ट। अगर C9 है मतलब 9 हुआ तो क्या पढ़ोगे, नोन। याद रखना, C का 9 मान होगा तो क्या नाम पड़ेगा, नोन। और C10 होगा मतलब कार्बन की संख्या कितना होगा, 10, तो नाम क्या पड़ेगा, डेक। क्या नाम पड़ेगा, 10 को डेक, डेक बजाते हैं ना आप लोग, वही नाम पड़ेगा। 10 के लिए क्या आएगा, डेक। 11 के लिए आएगा, अगर C11 है, आप लोग इतनी पढ़नी है, जिसको हम लोग कहेंगे अनडेक, अनडेक। अगर C12 है, इसके लिए क्या नाम पड़ेगा, डोडेक। क्या नाम पड़ेगा, डोडेक। ये सब आने वाला समय आपको अंदर कंपोजिंग मिलेगा। तो इस तरह से रूट वर्ड हुआ, रूट वर्ड है, कभी चेंजिंग नहीं होगा। इसके जो फंडामेंटल नेम है कभी चेंजिंग नहीं होगा। इसके आगे, इसके पीछे आगे कुछ ऐड हो सकता है, आगे ऐड होगा, पीछे तो ऐड नहीं होगा। इसके पीछे ऐड होगा, आगे ऐड नहीं होगा। इस तरह की प्रक्रिया चलेगी। अब रही बात कि अब हमें पहचानना है, इसका एक्सप्लेन करना है। ध्यान से समझिए आप लोग, ये मैंने क्या बोला, कार्बन परमाणु की संख्या हो गई सबसे लंबी संभव वर्ड, समझिए। अब आपको कहा जाएगा कि नामकरण का सबसे बेस यही है। जैसे मैं लंबी श्रृंखला की बात कर रहा हूं, कोई देखिए आप लोग थोड़ा फीलिंग करिए, इसको पूछा जाएगा कि इसमें कार्बन की कितनी संख्या है। आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन की कितनी संख्या है। देखो समझो को इस बात को, यही कॉन्सेप्ट समझना है। तो हमें कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं, केयर कर लो बच्चों।
ये यहां पर हमें कार्बन की क्या पढ़ना है, सबसे लंबी श्रृंखला। वह श्रृंखला किसी तरह का हो सकता है, तिरछा, वह सीधा भी जा सकता है, घूम भी सकता है, लेकिन रिटर्न नहीं होगा। लॉजिक समझो, वह रिटर्न नहीं होगा, एक डायरेक्शन में चला जाएगा, दोबारा आप काउंटिंग नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल समझा करिए, ए वह 1 2 3 4 5 5 6, अगर आप ऐसे ऐड कर रहे हो तो इसकी संख्या कितनी कार्बन की हो रही बताइए, 6। अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 अगर ऐसे करते जा रहे हैं तो क्या आ रहा है आपके, कार्बन संख्या कितना आ रहा है बोलो, 7। या इस आधार पर कार्बन संख्या कितना आ गया आपके पास, 7 आ गया। तो अब आपको कौन श्रृंखला काउंट करना होगा, समझो मैंने लिखा है सबसे लंबी श्रृंखला, अर्थात यहां कौन होगा, C7, यानी काउंटिंग कार्बन कैसे करेंगे, C7। बच्चे हमसे पूछेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इसको लौटाकर इसको काउंट करूं, नहीं, आप एक डायरेक्शन में जाएंगे और एक डायरेक्शन में जाने के बाद जिधर मुड़ गए उधर रिटर्निंग नहीं है, इसमें रिटर्निंग नहीं है, इसमें रिटर्निंग नहीं है, काउंटिंग में रिटर्निंग नहीं है। नेक्स्ट टॉप एग्जाम्पल, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट होगा आपको समझने के लिए, बहुत बड़ा कंसेप्ट होगा जब हम नाम लिखेंगे, समझ लीजिए। अभी अगर मैंने ऐसे लिखा, मैंने बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करा लेता हूं आपसे। अब आपके पास ऐसे आया और मैं बता दूं, और आपके पास फिर ऐसे आया, बहुत सारे कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, समझा करिए। ऐसे आया, अब आपको बताना पड़ेगा कि बताइए कौन इसका रूट वर्ड का चेन होगा, कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन होगी, किसके आधार पर नामकरण होगा, मेन कौन होगा, रूट मतलब मेन कौन होगा। तो हम सारे कार्बन की संख्या को काउंट करते हैं। आप एक बात समझिए, 1 2 3 4 5 6 7, सीधे जाएंगे तो कितना आ रहा है आपके पास, 7 आ रहा है। काउंट किया जाए, सीधा मैंने गया तो कैसे गया, 7 आया। अच्छा चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं कलर बदल बदल समझाता हूं, आपको समझ सुविधा होगा। अब ऐसे जाएंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे जाते हैं ऐसे, तो ये नंबर कितने आ गए मेरे पास, 6। सबसे लंबा होगा वही काउंटेबल होगा, यही काउंटेबल था यहां। नेक्स्ट टॉपिक में आइए, बड़ी अच्छी बात है, समझा करिए। अब ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये भी क्या आ रहा है, ये कितना पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन की यहां तक, इधर से जाओ तो क्या आएगा, यहां से यहां तक, ये कितना आ रहा है आपके पास, 7। अब चलिए फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, माने ऊपर की ओर हम जा रहे हैं तो कौन आएगा आपके पास, 7 8। मतलब ये जो पोर्शन है यहां से उधर मुड़ना नहीं है, ये जो आपको आया ना C8 जो हुआ, यही मेन रूट वर्ड हुआ, रूट का जो हुआ मेन यही हुआ, 7 8 पेरेंट चेन, जिसको बाप कहा जाता है, सब कुछ इसी के आसपास होगा। बापे के आधार पर उसके बेटा का नामकरण होता है, उसी आधार पर टाइटल आलू तो बदल भी रहा है लोग। तो ये सब प्रक्रिया, जैसे देखो सबसे लंबी श्रृंखला, अब हमारा स्टूडेंट कहेगा कि सर ऐसे गिनती करके यहां जाया फिर गिनती कर, ऐसा नहीं होगा। मैंने कई बार बोला कि काउंटिंग आप करो, लाइनिंग से करो, या जिस डायरेक्शन में तो मुड़ गया फिर मुड़ गया उसी को काउंट करो, रिटर्निंग अलाउ नहीं है, रिटर्निंग इसमें अलाउ नहीं है, हमेशा बात समझ लो। यानी पूछा जाएगा इसमें रूट चेन कितना आया आपके पास, तो रूट चेन कितने आ रहा है इसके पास, बताइए कितना हो गया, इससे कार्बन संख्या कितना हुआ, 8। फिर मैं दूसरा प्रैक्टिस कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होगा आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस नंबर 3, आप इसको समझिए, हम लोग प्रैक्टिस सी कर रहे हैं, इसी पर आपका सारा कंसेप्ट क्लीन होगा। आप यहां पर आपके सारे प्रैक्टिस होंगे, सारे प्रैक्टिस करेंगे इस पर, हम लोग सारा प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो, आप इसमें कार्बन की चेन की सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला कौन है, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला कौन है, बच्चों इसको केयर करेंगे, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला कौन है, चेक करेंगे हम लोग, काउंटिंग करेंगे, देखेंगे 1 2 3, अगर आप इधर मोड़ेंगे तो 4 पर आएगा, अगर आप यहां मोड़ते हैं तो कहां आएगा, 4 पर, 1 2 3 4। अच्छा फिर आगे को जाएंगे 1 2 3 4 5, ऊपर यहां तो जाएंगे तो 5 तक आ सकता है, सीधे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पास सी कितना आ रहा है, 10। फिर मैं क्या करूं, नीचा चेक करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं ऐसे आता हूं तो ये क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। तो ये नहीं संभव है, ये कैसे चलेगा, जो करेक्ट होगा जो सीधे चलेगा, यानी सी क्या है यहां पर 10। पूछा जाएगा सर इसका क्या नाम हो सकता है, डेक, क्या नाम हो सकता है, डेक।
इसको जो है, इसे जो है ना हम लोग क्या है इसको डेक, इसका नाम क्या पड़ेगा बुआ रे? डेक। समझ में आई बात को? तो यानी सी की संख्या कितना है? 10 हो गया, तो क्या पढ़ोगे इसको? डेक। इसी तरह से आपको कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, और एक बात और ध्यान रखना, लंबी मैंने एक वर्ड ले दे रखा है संभव, जो संभव हो। एक काउंटिंग में हमेशा केयर करना है कि आपको एक पंक्ति में जाना है, एक लाइन में, सीधी लाइन में आपको जाना है। और अगर आप किसी कारणवश मुड़ गए तो फिर रिटर्निंग आपका संभव नहीं है। काउंटिंग में रिटर्निंग संभव नहीं है बच्चों, काउंटिंग में रिटर्निंग संभव नहीं है। ये बात हमेशा केयर करना है कि काउंटिंग के अंतर्गत आप रिटर्न नहीं हो सकते। एक बार मैं थोड़ा आपको इसको जो मैं पढ़ाया फिर से मैं इसका रिवाइज कर लेता हूं। आई रिपीट ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स। रूट वर्ड की चर्चा मैं कर रहा हूं, ये बेसिक है। जैसे पौधे का जड़ होता है उसी तरह ये रूट वर्ड है आपका। कैसे है? मूल शब्द है कार्बन परमाणु के सबसे लंबी संभव श्रृंखला। अब यहां सुनिए इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या है, क्या है आपका? कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अगर C1 है मतलब कार्बन की संख्या 1 है, मतलब एक कार्बन, एक का मतलब हुआ एक कार्बन, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? मेथ। 2 नाम एथ, 3 नाम प्रोप, 4 को कार्बन होगा था ब्यूट, जो पहले 10th में पढ़ चुके हैं। पेंट, हेक्स, हेप्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेप्ट। यहां जो है जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? हेप्ट। यहां जो है इसको हम लोग हेप्ट कहते हैं। और यहां C8 है तो इसका नाम होगा ऑक्ट। C9 होगा तो नाम पड़ेगा नोन। C10 होगा तो क्या नाम पड़ेगा? डेक। C11 होगा तो नाम होगा अनडेक। और C12 मतलब 12 कार्बन होगा तो नाम पड़ेगा डोडेक। डोडेक। अच्छा, मैंने ये बताया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, नामकरण भी हमेशा आएगा। नामकरण में मैं कहूंगा सबसे पहले जब भी नामकरण कराऊंगा, लंबा लंबा आपका नामकरण आएगा, उस वक्त सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि तुम कार्बन की संख्या गिनो। मेन कौन है, बाप कौन है इसका, पेरेंट कौन है, रूट वर्ड कौन है, ये सारे वर्ड उसमें आएंगे। तो आप समझ जाना कि कार्बन की चेन गिनती करेंगे, सबसे लंबी जो श्रृंखला होगी कार्बन की, सबसे लंबी कौन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे लंबी श्रृंखला को हमें काउंट करेंगे। इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर ये होता है। इसका आंसर कौन हो रहा है? मैं हरा इसे लगा रहा हूं। और इसका आंसर कौन होगा? ये इसके आंसर होंगे। सबसे लंबा चेन। एक बात ध्यान रखना, काउंटिंग में आप जिधर मुड़ जाओगे फिर लौट कर नहीं आओगे, उसी को हम काउंटिंग करेंगे। रिटर्निंग होगा, पुनः काउंटिंग नहीं। एक बार आप काउंटिंग कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में मुड़ना है आप मुड़ गए हो, इसी आधार पर इसके काउंटिंग करेंगे। ये नामकरण की जो मैं पत्ती बता रहा हूं, जो मैं क्या IUPAC जिसने पत्ती को तय कर रखा है, उसके आधार पर आपको पढ़ना है पूर्व लग्न, जो मैं पिछला वीडियो में पढ़ा चुका हूं। और उसके बाद पूर्व लग्न है, इसके अलावा जो है पूर्व लग्न है, और रूट वर्ड है। यहां आ गया रूट वर्ड, मैंने अभी रूट वर्ड की चर्चा किया है। नेक्स्ट डे इसकी चर्चा भी होगी, फिर इसकी चर्चा होगी। इस सारे चर्चा के बाद 2 4 5 वीडियो बनेंगे। इस बाद आपको नामकरण करने कंप्लीट वे में आ जाएगा। जब नामकरण आ जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए हलवा हो जाएगा। कोई भी बच्चे, हलवा में बुढ़वा बच्चा, जवान, कोई कमजोर से कमजोर बच्चे और तेज से सभी तेज बच्चे अच्छे ढंग से इसको समझ पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अनिल सर, एम साइंस क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।